Swaleha Mujawar. I'm the assistant professor in Department of Psychiatry. And before going on to classification, we have to understand what is health, what is mental health. So before understanding what is mental health, let us first go to what is health. ठीक है? तो health means what? यानी आप में और पेशेंट में क्या डिफरेंस है? रॉन्ग आंसर कोई है नहीं, बताओ क्या क्या, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेल्थ? वेरी गुड। तो बॉडी फंक्शंस अगर अच्छे हो, नॉर्मल हो, और यस वेरी गुड, तो नो स्ट्रेस, नो इलनेस। और तो जनरल क्वेश्चन है कि हेल्थ से क्या मतलब? फिजिकल हेल्थ, एक्सरसाइज वगैरह हम अगर अच्छे से कर पाओ तो यस। यस, फूड, डाइट, ठीक है। चलो बाकी लोगों को चुप बैठना है। चलो बाकी भी और क्वेश्चंस है जो मैं पूछूंगी। तो whenever we talk about health, yes, एक तो एज डॉक्टर्स हमें लगता है कि हेल्थ यानी बस कोई डिसीज नहीं है तो वो हेल्थ है। तो दैट इज जस्ट अ हाफ डेफिनेशन, या वो पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं है। हेल्थ मीन्स कि हाँ, हमें कोई डिसीज नहीं है, कोई इलनेस नहीं है, बट लाइक यू सेड फिजिकल फिटनेस भी होना चाहिए, एनर्जी वाइटैलिटी होना चाहिए, ऑल्सो बॉडीली फंक्शंस ठीक होने चाहिए, बट ऑल्सो साइकोसोशल वेलबींग एंड गुड सोशल रिलेशनशिप्स। तो जब भी हम हेल्थ की के बारे में बात करते हैं, physical health but also mental health. So for a full definition of health, we need a good mental health or a good mental function also. तो mental health हमेशा याद रखना, it is the part of the definition of health. इसीलिए हमको एक स्टिग्मा छोड़ना है, एक स्टिग्मा ब्रेक करना है कि मेंटल हेल्थ जो है वो कुछ तो अलग ही है, कुछ तो ऊपर का है जो फिजिकल हेल्थ में नहीं आता है। तो रिमेंबर, मेंटल हेल्थ इज अ हेल्थ। एंड व्हेन वी लुक एट द डेफिनेशन, तो व्हाट इज मेंटल हेल्थ, इसमें आपको क्या समझ में आता है? हेल्थ के डेफिनेशन से भी कंपेयर कर सकता है, बट व्हाट इज मेंटल हेल्थ? नो स्ट्रेस, वेरी गुड, और नो डिप्रेशन, एंजाइटी, नो ओवर ईटिंग, यस वेरी गुड, सो नो, ओके, ठीक है, गुड गुड। सो सी, डिफाइनिंग मेंटल हेल्थ इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट। फिजिकल हेल्थ को डिफाइन करना फिर भी इजी है, मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है। और मुश्किल इसलिए भी होता है कि साइकेट्री में नॉर्मल कौन है ये डिसाइड करना। जैसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स स्पेशली पूछते हैं कि आप डिफरेंशिएट कैसे करते हो कि पेशेंट कौन है। जैसे इट्स अ वेरी कॉमन सेइंग कि पागल कभी बोलता नहीं कि मैं पागल हूँ। तो दैट इज वाई दिस इज अ चैलेंज कि इन साइकेट्री व्हाट इज नॉर्मल, हु इज नॉर्मल, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे फिजिकल में या मेडिसिन में आप जाओ तो ठीक है, डेंगू पॉजिटिव है, मलेरिया पॉजिटिव है तो डेंगू है, बट इन साइकेट्रिक इलनेसेस वी डोंट हैव अ टेस्ट कि हम कुछ सीटी एमआरआई में देखे और बोले कि हाँ आपको स्ट्रेस है, आपको डिप्रेशन है। तो ऐसे हम कुछ एक आर्बिट्री लाइन पे चल रहे हैं, और बहुत स्किल और बहुत ज्यादा एनर्जी और एफर्ट लगता है एक डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए। तो दैट इज व्हाई अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज नॉर्मल इज इम्पोर्टेंट। सो देर आर फ्यू वेज टू डिस्क्राइब व्हाट इज नॉर्मल। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग अटेम्प्ट किया है कि साइकेट्री को डिस्क्राइब करें। तो एक तो बहुत ही साइंटिफिक वे ऑफ लुकिंग एट नॉर्मल इज स्टैटिस्टिक्स। तो हम 100 लोगों को लेते हैं, 100 लोगों को मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आईक्यू हो गया, तो हम इंटेलिजेंट क्वेश्चन देखते हैं 100 लोगों का, और देखते हैं कि कितने लोगों का
एक्सट्रीम्स पे है, कितने लोगों का बीच में है। तो मोस्ट जब भी हम कोई भी स्टैटिस्टिक्स करते हैं तो एक ये बेल शेप्ड कर्व आता है। मोस्ट लोगों का आईक्यू 100-110 के बीच में होता है। जो जिनका थोड़ा ऊपर होता है आईक्यू उनको हम जीनियसेस बोलते हैं या हाई आईक्यू बोलते हैं। जिनका लो होता है उनको मेंटल रिटार्डेशन बोलते हैं। तो वी आर यूजिंग स्टैटिस्टिक्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट इज एबनॉर्मल। तो ये तो एक वे है डिस्क्राइब करने का। दूसरा वे है सोशल नॉर्म्स। तो कुछ कुछ बिहेवियर्स होते हैं जो सिचुएशनल होते हैं, जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग होते हैं, और अगर आप वो बिहेवियर से अलग जाते हो तो फिर हम उसको एबनॉर्मल बोलते हैं। जैसे अभी क्लास चल रही है, ठीक है, तो क्लास में आप लोग सब ऐसे चुप बैठे हो, बट ये सेम चुप अगर आप पार्टी में जाके बैठोगे तो लोग सोचेंगे अरे इसको क्या हो गया। ठीक है, या पार्टी में डीजे बज रहा है, म्यूजिक बज रहा है, वहां आप डांस कर रहे हो, दैट इज फाइन। यहाँ डांस करोगे तो डेफिनेटली कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम लगेगा। तो जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमें बिहेव करना होता है, उस बिहेवियर को अगर फॉलो कर रहे हैं तो नॉर्मल है, नहीं कर रहे हैं तो एबनॉर्मल है। देन कम्स द डेली फंक्शनिंग। तो एवरी डे हम अलग अलग स्ट्रेसेस से आते हैं। वर्क का स्ट्रेस हो गया, लोगों से मिलने जुलने का हो गया, किसी ने कुछ छोटा मोटा बोल दिया, तो वो डेली के स्ट्रेसेस से उनकी फंक्शनिंग कितनी इम्पेयर होती है नहीं होती है। समझो किसी ने डांट दिया या किसी फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया, तो वो क्लास में बैठ के कर पा रहे हैं फोकस, या क्लास में फोकस नहीं हो पा रहा है। तो दैट इज डेली फंक्शनिंग। ठीक है, ये सब काफी आर्बिट्री डेफिनेशंस है, नथिंग इज लाइक हार्ड एंड फास्ट। एंड एक मेंटल हेल्थ करके भी हाँ एक डेफिनेशन आती है। तो जो हेल्थ का हम डेफिनेशन ले रहे हैं उसी को मेंटल हेल्थ में एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए डाल देते हैं, तो दैट इज मेंटल हेल्थ। देन अडेप्टेशन एंड एडजस्टमेंट। जैसे बहुत सारे आप लोग हो जो हॉस्टल्स में रह रहे हो, घर से दूर रह रहे हो पहली बार, तो पहले घर के एनवायरनमेंट में थे, अब हॉस्टल के एनवायरनमेंट में हो। तो एनवायरनमेंट को चेंज करना, एनवायरनमेंट से अडेप्ट करना, ये सब भी नॉर्मल इसमें आता है। अगर नहीं अडेप्ट कर पा रहे तो हो सकता है कुछ एबनॉर्मल हो। इफेक्ट ऑन अदर्स। तो वही है कि सिर्फ आप खुद पे नहीं पर बाकी लोगों पे भी क्या इफेक्ट कर रहे हो। स्पेशली साइकेट्री में दूसरों पे इफेक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर किसी को फीवर आता है तो हाँ उसको फीवर होगा, बाकी कोई इफेक्ट नहीं होगा। पर साइकेट्री में बाकी लोगों में भी अफेक्ट होता है, स्पेशली अगर कोई डेंजरस हो। बहुत कम साइकेट्री के पेशेंट्स वायलेंट होते हैं, बट हाँ अगर वायलेंट होता है तो दूसरे लोगों पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो दिस इज व्हाट इफेक्ट ऑन अदर्स मीन्स। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जैसे मैंने बोला कि साइकेट्री में बहुत कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है कि ये कट ऑफ है, ये अगर है तो पॉजिटिव है, ये अगर है तो नेगेटिव है। साइकेट्रिक इलनेसेस जो है एक कंटिन्यूम पे होती है। तो ये कंटिन्यूम में यू कैन सी ऑप्टिमल मेंटल हेल्थ है और कोई सिम्टम्स नहीं है मेंटल इलनेस के, तो हाँ हम बोलेंगे ऑप्टिमल मेंटल हेल्थ विदाउट एनी मेंटल इलनेस। कभी कभी सीरियस मेंटल इलनेस के साथ भी अगर पेशेंट्स थेरेपी पे हो, अगर पेशेंट्स ट्रीटमेंट पे हो, तो भी उसका मेंटल हेल्थ ऑप्टिमल चलता है। उसको देख के आप बता नहीं पाओगे कि वो एंटी डिप्रेसेंट्स पे है, एंटी साइकोटिक्स पे है। तो देन द पेशेंट इज ऑप्टिमल मेंटल हेल्थ विथ मेंटल इलनेस। हाँ अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है तो देन इट इज पुअर मेंटल हेल्थ विथ मेंटल इलनेस। कभी कभी मेंटल इलनेस होने की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी हम स्ट्रेस्ड होते हैं या हम डिप्रेस्ड होते हैं बिकॉज कि एनवायरनमेंट खराब चल रहा है, जैसे किसी की डेथ हो गई या अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, डिवोर्स हो गया। तो ये सब में आप एक डेफिनेशन में नहीं आ रहे हो या एक डायग्नोसिस में नहीं आ रहे हो मेंटल इलनेस के, पर फिर भी आपकी मेंटल हेल्थ पुअर हो सकती है। और जब वो खराब कंडीशन खत्म हो जाती है तो आप फिर नॉर्मल भी हो जाते हो। तो दिस इज ऑल्सो एरिया ऑफ कंसर्न, बट इसका ट्रीटमेंट अलग होता है, इसका अलग होता है और इसका इसका अलग होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि पेशेंट्स किसी भी प्रकार में आपके पास आ सकते हैं। सर जरूरी नहीं है कि कुछ एक
डिप्रेशन का आपने एक पेशेंट देख लिया तो वो वैसा ही होगा. These are the different forms in which the patient can present to us. And because ये इतने different forms होते हैं, इसीलिए classification बहुत important है. क्योंकि patients अगर इतने different types के आपके पास आ रहे हैं, तो you need to organize the patients, you need to put them in some type of classification. तो एक तो मैंने बताया कि क्यों क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक कंटिन्यूम पे चल रहा है. पेशेंट्स कैन प्रेजेंट विथ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग्स. व्हाट आर द अदर इम्पॉर्टेंट ways या व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट रीजंस फॉर विच वी क्लासिफाई? थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. हेल्थ वाला इजी था, इसीलिए फर्स्ट वाले का आंसर दे देते तो बेटर होता. तो ये वाले तो डिफिकल्ट है. एनीवे, तो देखो मेंटल इलनेसेस अलग अलग वेज में प्रेजेंट हो सकती है. स्लीप एपेटाइट चेंजेस, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स, डिप्रेशंस, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, अनहेल्दी कोपिंग, इमोशनल आउटबर्स्ट, ये सब डिटेल्स में हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में पढ़ेंगे. पर यही है, इससे मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि मेंटल इलनेस कोई एक टाइप का नहीं होता है. अलग अलग पेशेंट्स आपके पास अलग अलग साइंस एंड सिम्टम्स के साथ आएंगे. तो आपके पास अगर एक क्लासिफिकेशन हो कि हम ये डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स के परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को कोई एक क्लासिफिकेशन में डाल पाए, तो आपके लिए भी इजी होगा. नहीं तो साइकेट्री समझ में नहीं आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि पेशेंट को है क्या और हम इसके साथ करें क्या. तो दैट इज वाई एक तो है कि डायग्नोसिस के लिए क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यू कैन रीच वन डायग्नोसिस एंड पेशेंट भी फिर खुश होता है कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है. पेशेंट और डॉक्टर को अब पता चल गया है कि प्रॉब्लम है. तो नेक्स्ट हम आते हैं कि प्रॉब्लम कितनी सिवियर है, लो है, मॉडरेट है, बहुत सिवियर है, इम्पॉर्टेंट है, क्रिटिकल है. तो यूजुअली अगर बहुत सिवियर होती है तो इम्पैक्ट पेशेंट पे बहुत होता है, अगर लो है तो फिर कम इम्पैक्ट होता है. ठीक है. और डायग्नोसिस और उसकी सिवियरिटी इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसी से हम फिर ट्रीटमेंट बताएंगे. ठीक है. अगर पेशेंट को ज्यादा सीरियस कंडीशन नहीं है तो फिर हम सिर्फ सेल्फ हेल्प बोल सकते हैं कि आप कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स कीजिए, कुछ घर जाके सेल्फ हेल्प हम बुक्स हैं, एप्स हैं, वो यूज कीजिए, उससे हो जाएगा. थोड़ा मॉडरेट है तो साइकोथेरेपी भी दे सकते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट के साथ पेशेंट बात करेगा, कुछ सेशंस लेगा. लेकिन अगर बहुत क्रिटिकल है, बहुत सिवियर है, तो हमें मेडिकेशंस भी देनी पड़ सकती है. अ लॉट ऑफ टाइम्स वी यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ देम, बट द डायग्नोसिस एंड द सिवियरिटी विल डिसाइड what treatment can be given. Also psychiatric illnesses लंबी चलती है, तो हमेशा रिलेटिव्स का कंसर्न होता है, पेशेंट का कंसर्न होता है कि दवा कितने दिन खानी पड़ेगी या थेरेपी कितने दिन लेना पड़ेगा. तो इसीलिए प्रोग्नोसिस कि बीमारी कितनी बड़ी है, कितनी देर तक चलेगी, कितने दिन में ठीक होगा. तो प्रोग्नोसिस मींस द फ्यूचर, कि फ्यूचर में इस इलनेस को लेके क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कर सकते हैं. तो दैट इज प्रोग्नोसिस. सो दैट इज व्हाई क्लासिफिकेशन इज important, because it helps us in diagnosis, it helps us in telling about the severity, then what treatment to give, and हम रिलेटिव्स को, पेशेंट्स को क्या प्रोग्नोसिस बताए, ये भी उसमें एक आइडिया आ जाएगी. ठीक है. तो अब समझ में आ गया कि क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है. अब मोस्ट साइकेट्रिक इलनेसेस जो होते हैं उनमें बायो साइको सोशल मॉडल है. ठीक है. पुराने जमाने में ऐसा लगता था कि हाँ स्ट्रेस की वजह से साइकेट्रिक इलनेस हो रहा है, या उसमें कोई फिजिकल प्रॉब्लम या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, इसलिए साइकेट्रिक इलनेस है. बट अभी वो चेंज हो चुका है. अभी बहुत सारे फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती है, एंड वाइस वर्सा आल्सो. सो अ लॉट ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व, लाइक जेंडर. जैसे डिप्रेशन फीमेल्स में ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल इश्यूज और
नंबर ऑफ इश्यूज, बट फीमेल है, मेल है, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, कोई फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम है लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, कोई न्यूरोकेमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, तो आपके ब्रेन के अंदर कुछ कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, ये भी आगे पढ़ेंगे, बट बेसिकली ब्रेन के केमिकल्स कम ज्यादा होने की वजह से भी साइकेट्रिक इलनेस होती है। फिर स्ट्रेस रिएक्टिविटी, जेनेटिक वल्नरेबिलिटी, बहुत सारे इलनेसेस लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, ये जेनेटिक होते हैं, ये ना फैमिली टू फैमिली वो ट्रांसमिट हो सकते हैं, ठीक है। फिर साइकेट्रिक में वही आता है, बिहेवियरल, पर्सनालिटी, कोपिंग स्किल्स कैसा है उस पर्सन का, सेल्फ एस्टीम कैसे है, इमोशंस कैसे हैं। सोशल में आता है एजुकेशन, कि उस पेशेंट का अगर एजुकेशन कम है, अंडरस्टैंडिंग कम है, तो हो सकता है स्ट्रेसेस को भी वो इतने अच्छे से ना झेल पाए। सोशल सपोर्ट, पीयर रिलेशनशिप, फैमिली बैकग्राउंड, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ये सब चीजें भी साइकेट्रिक इलनेसेस पे बहुत इफेक्ट करती है। तो अब इतनी सारी चीजें हैं, तो इन्हें क्लासिफाई करना और ज्यादा जरूरी है। तो क्लासिफाई करने के लिए बहुत सिंपल यूज किया है कि बायोलॉजिकल है या साइको सोशल है। तो अगर बायोलॉजिकल मेंटल इलनेस है तो उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक इलनेसेस, ठीक है। ऑर्गेनिक यानी बॉडीली या बॉडी से निकलता जो है। और ऑर्गेनिक साइकेट्रिक इलनेसेस में एक आते हैं ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स। तो ऑर्गेनिक में कैंसर हो गया या एंडोक्राइन लाइक हाइपोथायराइडिज्म हो गया। तो पेशेंट को डिप्रेशन हो रहा है कैंसर की वजह से या हाइपोथायराइडिज्म की वजह से, तो उसको प्योर साइकेट्रिक इलनेस नहीं है, ये फिजिकल इलनेसेस की वजह से उसको साइकेट्रिक इलनेस हो रहा है। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ऑर्गेनिक। और जितने भी हमारे एडिक्शंस आते हैं, जो ड्रग्स पेशेंट्स लेते हैं, वो फिर सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में आते हैं। तो उसमें अल्कोहल हो गया, ओपियोइड्स हो गया, कैनबिस हो गया, तो ये सब भी आते हैं साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स में, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में हमारे पास हो गया है कोई मेडिकल इलनेस या कोई सब्सटेंस की वजह से, ठीक है। अब आता है फंक्शनल। तो फंक्शनल यानी पेशेंट को कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है या पेशेंट कुछ सब्सटेंस एडिक्शन में नहीं जा रहा है, तो फिर पेशेंट को क्या क्या हो सकता है। तो दो ब्रॉड टर्म्स हैं, साइकोसिस और न्यूरोसिस, ठीक है। साइकोसिस का मतलब होता है कि पेशेंट को टच विथ रियलिटी है या नहीं है, ठीक है। जो मैंने बोला कि पागल को पता नहीं होता है कि वो पागल है, तो दैट इज द साइकोसिस, कि उसे पता ही नहीं है कि कुछ इलनेस है या उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो साइकोसिस में आते हैं स्किज़ोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर्स, अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स, ये हम पढ़ेंगे सब्सिक्वेंट, हर एक टॉपिक पे लेक्चर होने वाला है, तो ये तो हम डिटेल में कवर करेंगे। न्यूरोसिस में आपके मोस्ट स्ट्रेसेस आ जाते हैं। जैसे साइकोटिक पेशेंट जो है वो कभी आके बोलेगा नहीं कि मेरी मदद करो या मुझे कोई साइकेट्रिक इलनेस है, पर न्यूरोटिक पेशेंट्स आके बोलेगा कि हाँ मुझे बहुत स्ट्रेस है, जब भी मैं एग्जाम में बैठता हूँ तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, मुझे पसीने आने लगते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो ये पेशेंट को खुद पता है कि उसको कोई प्रॉब्लम है, तो दैट इज योर न्यूरोसिस। तो इसमें हमारे फोबियाज आ जाते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, लंबी लिस्ट है न्यूरोसिस की भी, ये भी हम पढ़ेंगे। पर दिस इज अ वेरी ब्रॉड क्लासिफिकेशन कि आपके पास साइकेट्री ओपीडी में या साइकेट्री वार्ड में जितने भी पेशेंट्स हैं उनको हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तो स्टार्टिंग का क्लासिफिकेशन था, फिर इसको बहुत रिफाइन करते 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 हम फिर आए इस पे। तो अभी जो है दिस इज द करंट एंड द लेटेस्ट क्लासिफिकेशन। तो करंट क्लासिफिकेशन चल रहा है ICD-11 एंड DSM-5, ठीक है। मैं बताती हूँ क्या है। ICD-11 जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो किया जाता है, ठीक है। पर DSM-5 जो है वो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में होता है। तो अमेरिकन ने अपना खुद का क्लासिफिकेशन निकाला है, दैट इज DSM-5, और बाकी पूरे वर्ल्ड में तो ICD-11 यूज होता है।
ICD-11 जो है वो यूज होता है बाकी मेडिकल इलनेसेस के लिए भी। तो जैसे अगर पेशेंट को डायबिटीज होता है तो डायबिटीज का भी आईसीडी क्राइटेरिया है, लेकिन डीएसएम जो है वो सिर्फ साइकेट्रिक इलनेसेस के लिए, बिकॉज दैट इज मेड बाय द अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हैं इस पिक्चर में एक साइकेट्रिस्ट बैठा है, उसके पास सारी पुरानी बुक्स भी हैं। तो डीएसएम का फुल फॉर्म होता है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, दिस इज द फुल फॉर्म। और डीएसएम जब पहली बार आया था तो डीएसएम 1 था, देन 2, 3, 4, 4TR, 5, अभी 5 का भी टीआर यानी रिवाइज्ड वर्जन होता है वो, बट करंट DSM is your DSM-5। Every few years वो लोग देखते हैं कि हाँ मेंटल इलनेसेस में कुछ कुछ चेंजेस आए हैं या कुछ कुछ रिविजन्स हैं, तो वो फिर निकालते हैं। तो DSM-5 इट इज अ डायग्नोस्टिक टूल, ऑल कैटेगरीज ऑफ मेंटल इलनेसेस जो है वो उसमें आते हैं। मई 2013 में ये निकला है, लास्ट पब्लिश हुआ है, और उसमें लिस्ट हैं कुछ सिम्टम्स के, कुछ स्टैटिस्टिक्स के। तो जब भी हमें कोई डाउट होता है कि इसका डायग्नोसिस क्या है, हम DSM-5 देखते हैं या ICD-11। ठीक है, और DSM में बहुत अच्छी क्लासिफिकेशन है, एक्सियल क्लासिफिकेशन। उन्होंने 5 एक्सिसेस दी है। तो फर्स्ट एक्सिस पे आते हैं आपके साइकेट्रिक इलनेसेस। ठीक है, लेकिन कोई साइकेट्रिक इलनेस का पेशेंट है, हो सकता है उसको कोई मेडिकल इलनेस भी हो, कोई अस्थमा हो सकता है, कोई गैस्ट्राइटिस हो सकता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द साइकेट्रिक इलनेस। तो उसको हम एक्सिस 3 पे डालते हैं। एक्सिस 2 इज योर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। एक्सिस 4 अगर कोई साइकोसोशल या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, एंड एक्सिस 5 इज योर फंक्शनिंग, कि आपका डेली फंक्शनिंग कैसा होता है। तो अगर आप ये 5 एक्सिस पे पेशेंट को क्लासिफाई कर दो तो आप कुछ मिस नहीं करोगे। जैसे हमने देखा था बायो साइको सोशल मॉडल था, तो दैट इज व्हाई ऑल दीज 5 एक्सिस विल कवर योर बायोलॉजिकल, तो बायोलॉजिकल पार्ट यहाँ पे कवर हो गया, साइको सोशल पार्ट यहाँ पे कवर हो गया। ठीक है, तो दिस इज योर एक्शियल क्लासिफिकेशन या 5 एक्सिस क्लासिफिकेशन बोलते हैं फॉर साइकेट्रिक इलनेसेस। अब आते हैं ICD-10 और 11 पे। तो ICD-10 चल रहा था, अभी लेटेस्ट में ICD-11 भी आया है। तो ICD इज योर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस, और ICD के कोड्स होते हैं। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सारे मेंटल इलनेसेस को उन्होंने एक एक कोड दिया है। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स हम जल्दी में होते हैं, फाइल में जगह नहीं होती है, पूरा डायग्नोसिस लिखने से बेटर है कि हम कोड लिख दें। जैसे F10 है, F10 का मतलब होता है अल्कोहल डिपेंडेंस या अल्कोहल एडिक्शन। तो अगर कोई अल्कोहल एडिक्शन का पेशेंट आता है तो हम फाइल पे बस अगर F10 लिख दें तो सबको समझ में आता है कि दिस इज अ अल्कोहलिक पेशेंट। तो हर जो जैसे अगर डिप्रेशन है तो डिप्रेशन इज F32। ठीक है, F30 से मूड डिसऑर्डर स्टार्ट होता है, 31 कुछ है, 32 डिप्रेशन है, 33 रिकरेंट डिप्रेशन है। तो ऐसे करके कोड्स हैं, तो इससे बहुत एक साइंटिफिक अप्रोच होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है डायग्नोसिस में। और जैसे मेंटल डिसऑर्डर्स के कोड्स हैं, वैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हर एक के कोड्स हैं, और वो कोड अगर लिख दो तो उसी में हमको डायग्नोसिस पता चलता है। तो दीज आर योर ICD-10 कोड्स। और ICD-10 और 11 में कुछ कुछ चेंजेस हुई है, यूजी के लेवल पे या अंडर ग्रेजुएट लेवल पे इतना आपको ना भी पता तो चले, बेटर है। बट बस ये देख लेना कि थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहते हैं, और हम अपडेट करते रहते हैं हमारे क्लासिफिकेशंस को भी। ठीक है, तो अब जो भी हमने पढ़ा उस पे से भी कुछ MCQs डिस्कस करते हैं, जो नहीं भी पढ़ा उस पे से भी MCQs कर ही सकते हैं। तो ये तो काफी सिंपल है, मेंटल डिसऑर्डर्स आर ट्रीटेड बाय ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो उसमें जरूरी नहीं हो कि सिर्फ
फार्माकोलॉजिकल हो या सिर्फ हॉस्पिटल जाना जरूरी नहीं, थेरेपिस्ट, ऑल हमने देखा था ट्रीटमेंट में तीनों चीजें आती हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द बायोसाइकोसोशल मॉडल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो सोसाइटी, इनहेरिटेड ट्रेट्स, ये सब मिलके एक बायोसाइको सोशल मॉडल आता है। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम्स में भी ऐसे ही एमसीक्यूज आएंगे, तो इफ यू जस्ट पे अटेंशन क्लासेस में, तो ये आपको इतना ज्यादा डिफिकल्टी लगेगा नहीं करने में। ठीक है, तो विद दिस थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर किसी को कोई डाउट्स है, कुछ पूछना है